सो दैट आई शुड हैव अ ग्रेटर आइडिया कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्लास में। जोशना, कुश, कौशिक, कैमरा ऑन करो। सर कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। सर मैं ऑन कर रही हूँ सर, दोबारा वो कैंसिल दिखा रहा है। मीटिंग को लीव करो, दोबारा फिर ज्वाइन करो, तब कैमरा ऑन होगा। कुश, कौशिक, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑफ। हाँ, कुश, कौशिक अपनी कॉपी दिखाओ। शो मी योर कॉपी। बिना कॉपी के बैठा है ना तू कुश? सर नो सर, पेपर सर अभी स्क्रीनशॉट लेके फिर पेपर पे करता हूँ मैं। नोट्स अभी दिखा रहा हूँ सर सेकंड चैप्टर। अभी मैंने कहा है कि मुझे कॉपी और पेन देखना है आप सभी का। जो नहीं लेके बैठे पहले बैठ जाओ। और जिन बच्चों के पास बेटर प्लान नहीं है, जो मोबाइल डेटा से पढ़ते हैं, तो आप जो भी आप ऑपरेटर यूज करते हैं नेटवर्क, उसमें बल्क डेटा एक साथ आपको मिल जाते हैं। 100 रुपए 150 रुपए में आपको 30 GB 40 GB का डेटा आपको एक साथ दे देते हैं। तो इस तरह का कोई बड़ा प्लान आप ले लें। अगर आपके एरिया में जियो फाइबर है तो हार्डली 470 रुपीज का आपको प्लान पड़ेगा। वो आपको अनलिमिटेड 30 MB की स्पीड दे देगा। तो जो कि आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो आने वाली 1 साल की पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही होने वाली, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोचिंग हो। आप सभी को बात पता है। तो बेटर होगा कि अगर जियो फाइबर आपके एरिया में है तो आप इसको वो ज्वाइन करें उसको। अदरवाइज अगर आप मोबाइल नेटवर्क पे हैं तो आप सभी बच्चे एक बल्क डेटा प्लान ले लें, जो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपको डेटा इश्यूज भी नहीं होंगे। तो कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा बेटा। मुझे क्लास में डिसिप्लिन चाहिए। मुझे ऐसी कंप्लेंट्स आई है कि आप लोग कैमरा ऑफ करके पढ़ाई ही नहीं करते हैं। ठीक है, मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा, बट मुझे मालूम पड़ा है। कुछ बेटा तुम्हारी सर कॉपीज नहीं दिख रही है। हाँ हाँ सर जोशना एक्चुअली बोलो। सर जब मैं सर माइक ऑन करती हूँ सर तब कैमरा ऑन हो जाता है। सर मैं माइक बंद कर देती हूँ तो सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा। तो आप माइक और कैमरा दोनों ऑन करो एक बार। बेटा आपका अभी भी कैमरा ऑन नहीं है। यस सर, अभी भी नहीं हो रहा। सर किस लिया? कुछ ये कौन से नोट दिखा रहा है बेटा तू? सर लास्ट सेकंड चैप्टर। नहीं मुझे। सर ठीक है, अगर आप पेपर्स पे करते हो तो पेपर पे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखना, आज से सारे बच्चे नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि हम अपना लर्निंग का मेथड चेंज करेंगे थोड़ा बहुत। क्योंकि आई बिलीव हमें डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि लर्निंग कभी भी डिसिप्लिन वाले इन्वायरमेंट में ही होती है। ये सब करते हैं नोट्स यार। गुड, चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस चलिए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? सेकंड चैप्टर पढ़ा था सर, वो प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। टॉपिक क्या था? हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी पूरा पढ़ लिया था। क्या हमने सॉल्युबिलिटी पे काम किया था? क्या हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यस सर आपने किया। हाँ यस हमने किया था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एंड सॉल्युबिलिटी, ये दो टॉपिक मैंने कवर अप कर लिया है ना? मेरे हिसाब से कर लिया है मैंने ये। यस सर। सॉल्युबिलिटी मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे जहां तक मुझे याद है। चलिए, आज हमारा टॉपिक है चेंज। तो चेंज से आप लोग क्या समझते हैं? बदलाव। 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 चेंज का मतलब होता है बदलाव। बदलाव को डिफाइन करो। ये तो आपने हिंदी अनुवाद कर दिया। अब अगर मुझे किसी एक नॉन केमिस्ट्री स्टूडेंट को चेंज समझाना है, ठीक है, तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, उसको ये बोलूंगा कि अगर मान लो आप रोज 5 किलोमीटर की रनिंग करते हो,
ठीक है, ये आपका रेगुलर पैटर्न है 5 किलोमीटर रनिंग करने का, रेगुलरली आप यही करते हो। एक दिन आपने 4.9 किलोमीटर किया, तो ये हो गया चेंज। तो डेफिनेशन क्या बनी? वेरिएशन इन अ रेगुलर ट्रेंड। जो रेगुलर वे में आप कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर ट्रेंड जो भी है करने का कुछ भी, अगर उसे अलग हट के कुछ वेरिएशंस आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चेंज। केमिस्ट्री में जो ये चेंज है, ये अलग तरीके से डिफाइन होती है। केमिस्ट्री का जो चेंज है वो कैसे डिफाइन होगा? उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके केमिकल प्रॉपर्टी से। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिनको ऑब्जर्व करते वक्त कोई नया सब्सटेंस ना बने। रिमेंबर वन थिंग, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व करते वक्त कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, है ना? am I right? Yes, sir. am I right? Yes, sir. Students, am I right? यस सर। Yes, sir. यस सर। आप देख सकते हो बेटा, जब आप मान लो आप आइस है, आइस को मेल्ट करते हो, वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वो H2O जो है वो सॉलिड से कहाँ जा रहा है? H2O लिक्विड में जा रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, बस फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। तब देख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करते हुए कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो वो ही फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिनको ऑब्जर्व करते वक्त नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंबस्शन। सपोज आपके पास एक वुड का टुकड़ा है, आप ऑब्जर्व करना चाहते हो ये कैसा किस तरह से बर्न होता है। तो जब ये कार्बन है, मान लो कार्बन बर्न होगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो क्या नया सब्सटेंस बन गया है? इसमें अंतर है? बिल्कुल है। तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ऑब्जर्व करते वक्त नया सब्सटेंस बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी which result in formation of new substance। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। अब इसी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम फिजिकल चेंज बोल देते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो चेंज दरअसल दो तरीके से क्लासिफाई होता है। एक होता है फिजिकल चेंज, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, और एक होता है केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। समझ में आया सभी को यहाँ तक स्टूडेंट? Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. वेरी नाइस। तो फटाफट आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ कौशिक, आपका कैमरा ऑफ है? कुछ कैमरा ऑन करो। अगर आप चाहे तो बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस, लेकिन एट द एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट। Yes, sir. मुस्तफा बेटा, इतने दूर से दिख रहा है आपको? हेलो, माइक अनम्यूट करो बेटा। आपको सब कुछ विजिबल है वहां से? आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो या फोन से पढ़ रहे हो? मुस्तफा बेटा, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? यस बेटा, टेल मी, कैन यू हियर मी? आप हिंदी में कंफर्टेबल हो?
मैं हिंदी में बात करूं आपसे? आपकी आवाज आवाज बहुत लो है बेटा, तो जोर से बोलो। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. ओके, तो बेटा थोड़ा सा अगर आप चाहो तो स्क्रीन को पास में रख सकते हो ताकि आपको सारी चीज ध्यान से दिखें। ये कौन है? कृष वर्मा। बेटा कॉपी दिखाना अपनी। गुड, ठीक, गुड बेटा, गुड। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, रब कर दूं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Okay, so now we have two type of change. This change is classified as physical change and chemical change. Now we need to understand the basic meaning of these. So first of all, we know that no new substance is formed. No new substance is formed. But in chemical change, new substance is formed. क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अगला पॉइंट। क्या मैं कह सकता हूँ फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज है? क्योंकि आप वापस से अपने इनिशियल फॉर्म में आ सकते हो, बट केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। आप फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल कह सकते हो, जनरली है, ये जनरल स्टेट्स में से सारे। लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां पे केमिकल चेंज भी रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज में बहुत कम एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो मैं कहूंगा लिटिल एनर्जी इज इन्वॉल्व। बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी। लेकिन केमिकल चेंज में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये आपके बेसिक क्लासिफिकेशन है फिजिकल और केमिकल चेंज की। किसी को इसमें डाउट है? नो सर। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। सर एनर्जी इन्वॉल्व का कोई एग्जांपल है? बिल्कुल एग्जांपल, अभी एग्जांपल दूंगा ना बेटा, तो सारे क्लियर हो जाएंगे सारे कुछ। ओके सर। चलिए स्क्रीनशॉट मैं आशा करता हूँ सभी ने ले लिया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है, और उसको आपको देख के बताना होगा कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। पहला आता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर। सर फिजिकल। सर फिजिकल चेंज। देखो ऐसे ना बहुत, देखो देखना कैसे, पहले तो वो समझो। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज इंटरमिक्स हो जाएंगी, पर आपका जो आधार होने वाला है डिस्टिंग्विश करने का वो क्या है? क्या नया सब्सटेंस बना है या नहीं बना है, तो केमिकल चेंज।
नहीं बना है तो फिजिकल चेंज। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन का तरीका। अब बात करते हैं ग्लास टम्बलर की। सपोज भाई ग्लास का ये बर्तन है आपका, अगर ये ब्रेक होता है तो ये कांच के छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो अभी भी ग्लास ही ना, बस शेप चेंज हुआ है। यहाँ से यहाँ जाते वक्त किस Yes, चीज sir. का चेंज आया है? शेप का चेंज आया है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी ग्लास था, अभी भी ग्लास है, तो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। Yes. Now, next example. Burning of tree. तो जब आप ट्री बर्न करते हो, सर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। Chemical change. तो बर्निंग ऑफ ट्री तो बहुत रेयर हो जाता है। अब बर्निंग ऑफ वुड लिखें, है ना, क्योंकि जनरली ट्री में कोई आग नहीं लगाता है, जनरली हम वुड यूज करते हैं। अब देखो वुड बेसिकली क्या है? कार्बन है ना। कार्बन को बर्न करोगे ऑक्सीजन प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन प्लस डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा? एनर्जी निकलेगा। जो मैंने कहा था कि जो आपका केमिकल चेंज है उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व वर्ड है वो दरअसल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलीज को। इस केस में रिलीज हो रही है एनर्जी, तो हो रहा है केमिकल चेंज। ठीक है, और इसी एनर्जी को आप यूज करते हो फूड कुक करने में, है ना, स्टीम फॉर्मेशन में, यस सर। स्टीम इंजन में भी यूज हो जाता है कई बार। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि केमिकल चेंज में लार्ज एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इतनी एनर्जी शायद कि एक रेलगाड़ी को भी चला दे। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। नोट कर लीजिए इसको। यस सर। चलिए अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर। सर फिजिकल चेंज। व्हाई? सर रिवर्सिबल। Gas produce होती है. फिर कह रहा हूँ Gas बेटा, produce. रिवर्सिबल, लार्ज एनर्जी, ये सब मतलब वो है कॉम्प्लीमेंट्री पैरामीटर्स हैं। मतलब हाँ साथ में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो खाना खाने के बाद हाँ रेस्टोरेंट की तरफ से कुछ डेजर्ट आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो कोई नहीं, आपने जो फूड ऑर्डर किया था वो तो आपको मिला ही है ना। होता है ना ऐसा, हमारा ऐसे ही होता है यस ना। सर केमिकल। जब हम कहीं रेस्टोरेंट में खा एक जमाना होता था जब हम खाना खाने जाते थे रेस्टोरेंट्स में, तो क्या होता था बेसिकली, अगर रेस्टोरेंट ने अपने एंड से कुछ दे दिया, अदरवाइज नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सिमिलरली फिजिकल और केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी में, फिजिकल चेंज के उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है आपका? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बना है। रिपीट आफ्टर मी, फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बना। नहीं बना। नहीं बना। नहीं बना, और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन गया। बन बना। गया। बन गया. अब जो हमने आपको एग्जांपल दिया है बॉइलिंग ऑफ वाटर का, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब आप खुद सोचिए, पानी को आप जब बॉईल करते हो तो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सर वाटर स्टीम जो निकल। है वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो ये H2O है, ये आपका लिक्विड से किस स्टेट में जाएगा? ये जाएगा गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो यू कैन इजिली सी हियर कि पहले भी H2O था, आज भी H2O है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। और अगर नया सब्सटेंस नहीं बना है तो स्ट्रेट अवे आप कह सकते हो ये फिजिकल चेंज है। Am I right? यस सर। Yes, sir. ये यस Yes, सर। sir. एक और एग्जांपल हो जाए। ब्रेकिंग ऑफ चॉक।
अगला एग्जांपल मैंने बोला है ब्रेकिंग ऑफ सर चॉक। फिजिकल चेंज। सर फिजिकल। सर केमिकल चेंज। कौन कौन कह रहा है फिजिकल? हाथ खड़े करो, फिजिकल वाले बच्चे हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। फिजिकल केमिकल वाले हाथ खड़े करो। कृष्ण बेटा कहीं तो रहो। अनम, फिजिकल या केमिकल? फिजिकल है तो हाथ खड़े करो, या केमिकल है तो हाथ खड़े करो। केमिकल है आपका अनम? ओके। कृष, फिजिकल या केमिकल? फिजिकल। ओके, वेरी गुड। देखो जिन बच्चों ने भी फिजिकल चूज किया है वो सही है। क्यों? टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर दैट if you look at the constituent of chalk, it is calcium carbonate. Okay, now you know that in calcium carbonate, the basic constituent of calcium carbonate is CaCO3. एक सेकंड बेटा। Basic constituent of calcium chalk is CaCO3. तो अगर टूट भी गया तो रहेगा तो यही ना, शेप चेंज हुआ है बस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ये रहा क्या? फिजिकल चेंज ही तो हुआ। अच्छा, बेकिंग ऑफ रोटी क्या है? सर केमिकल चेंज। केमिकल यस, चेंज। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। आप कच्चा आटा नहीं खा सकते, लेकिन हाँ आप बेक्ड खाना खा लेते हो, है ना? इनफैक्ट रोज ही खाते होगे। अच्छा, एक बड़ा बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल है। आप मुझे बताएं, आप लोगों का क्या मानना है इस पे? कटिंग ऑफ ट्री फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? ये तो कंफ्यूजिंग है। सर अच्छा, फिजिकल। सर फिजिकल सर चेंज। सर कितने बच्चे कह रहे हैं फिजिकल? फिजिकल चेंज वाले हाथ खड़े करो। लक्षेंद्र यादव, क्या लग रहा है, क्या है सर बताइए? कंफ्यूजन है इसमें। केमिकल चेंज वाले हाथ खड़े सर करो। सर वैसे अगर हम काटे तो केमिकल वो फिजिकल ही होगा, लेकिन देखा जाए तो उससे फर्नीचर ही बनता है, तो वो भी न्यू सब्सटेंस है। देखो एक बात सर ये समझो, थोड़ा। देखो इसको ना मैंने इसमें बहुत हाथ पैर मारा है इसमें, मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में। मैं जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं डे वन से एक ही बात कहता हूँ, ये केमिकल चेंज है। और एनसीईआरटी भी बोलता है ये फिजिकल चेंज है, स्कूल के टीचर्स भी बोलते हैं फिजिकल चेंज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ट्री इज नॉट अ नॉन लिविंग थिंग, ट्री इज अ लिविंग थिंग। और किसी भी लिविंग थिंग को अगर काटोगे तो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। आपको पता है कि ट्री फोटोसिंथेसिस करता है, ट्री ट्रांसपिरेशन करता है, बहुत सारे तरह की चीजें बायोलॉजी में आपने ट्री में पढ़े भी होंगे, ट्री के बारे में। बट इफ वी टॉक अबाउट अ फर्नीचर, तो क्या फर्नीचर फोटोसिंथेसिस करता है? क्या फर्नीचर के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है? क्या फर्नीचर नो आपको सर। फ्रूट देता है? आम की लकड़ी के अगर आप फर्नीचर बना दो तो क्या वो आम देगा आपको? नहीं देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो इंटरनल केमिकल चेंजेस आए हैं ना, जिसके वजह से वो सारी चीजें नहीं कर पा रहा है। यस सर। भले ही हमें आउटर सरफेस पे वो फील ना हो, पर इंटरनली देयर इज सम केमिकल एक्टिविटी व्हिच हैज स्टॉप्ड ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्री। तो तभी तो हम बोलते हैं ट्री डाइड, ट्री मर चुका है। हम ये अगर ये स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका यस मतलब सर। नहीं है ना कि उसकी बॉडी में, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? बाकी आई रिस्पेक्ट द कॉन्ट्रडिक्शन। यस सर। अगर मतलब कोई टीचर अगर आपको फिजिकल चेंज पढ़ा रहा है, गो विद हिम, गो विद हर, आई हैव नो इश्यूज। बट आई बिलीव इट्स अ केमिकल चेंज। आई विल रिमेन टू स्टिक ऑन इट अनटिल अनलेस कोई बच्चा या कोई भी इंसान मुझे इसको कॉन्ट्रडिक्ट करके ढंग से ना दिखा दे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप सर पेपर में क्या लिखेंगे अगर पेपर में पेपर आ में गया आता तो है ये? बेटा तो जो स्कूल की टीचर को पढ़ा दे वो लिखना। ओलंपियाड में आया तो केमिकल चेंज है, ठीक है? जीएसटीएससी में आ जाए, ओलंपियाड में आ जाए, इट्स अ केमिकल चेंज। यस सर। लेकिन स्कूल की मैम जो भी तुम्हें पढ़ाए वो आप स्कूल एग्जाम में वही लिख करके आना। कोई मैडम से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं।
टीचर से पंगा नहीं लेना, है ना। ओके सर। देखो स्टूडेंट लाइफ में वी हैव टू एक्ट स्मार्ट, वी हैव टू एक्ट वेरी स्मार्टली। हमें किसी को ये नहीं दिखाना कि हमें आपसे ज्यादा आता है, हमें बस ये पड़ाव है, इन पड़ाव को क्रॉस करना है। तो अगर आप टीचर से इसके ऊपर आर्ग्यू करोगे तो डेफिनेटली इट विल हार्म यू। यू कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन विद योर टीचर कि मैम ये इसको फिजिकल बोलेंगे या केमिकल बोलेंगे। You can go with her or him to whatever final decision she gives, otherwise it's a chemical change, ठीक है। बाकी कहीं भी आए तो ये chemical change ही होगा। बाकी you should ओके ask सर। a justification कि why it is not a chemical change. This could be a question because I feel that if there is no photosynthesis, if there is no transpiration, if that tree cannot regrow, which is converted into furniture, why it is not a chemical change? New substance must have formed internally. That's why we are getting this dyed structure, which is just a piece of wood, nothing else. It is not a tree. The difference between a tree and wood. I hope that difference is clear to you. अच्छा आप यस सर। अच्छा बेटा मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं हिंदी में मैं बात करूँ, इंग्लिश में बात करूँ? अच्छा कितने बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं? हाथ खड़े करो। मिक्स। क्या जोशना बेटा क्या बोल रहे हो? सर सर हिंदी और मिक्स। इंग्लिश सर दोनों में, मतलब सब कुछ वर्ड्स इंग्लिश में। किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं इंग्लिश समझ में आती है ना मेरी? यस यस सर। सर आती है, हाँ फिर ठीक है। मतलब नॉर्मल वर्ड्स ही है अगर क्या बेटा क्या सर, नॉर्मल वर्ड से तो बोलते क्या हैं, क्या हुआ सौरन? नॉर्मल वर्ड ही बोलते हैं सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कई बार होता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाती है, दैट्स नॉट अ इशू। तो जैसे एक बच्चा था 10th में, उसको दिक्कत आ रही है, वो हिंदी मीडियम का है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, जैसे ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लेकर इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए मैं। इट कैन बी अ इशू, नो इशूज। तो मैं अकॉर्डिंगली लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दे दूंगा। आप मुझे बस बता देना कि हाँ सर हमें इंग्लिश में या हिंदी में दिक्कत आ रही है, ठीक है। ओके सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। सो now we are aware about physical change and chemical change. Now we will switch to new topic. चलिए अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की। आप सभी जानते हो कि संसार में ऐसा नहीं है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है। वैसे बता दूं अर्थ का जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, तो आप सर्कल मत मान लेना उसको, तो ऐसे बना रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोना है, यहाँ चांदी है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ कॉपर है, ऐसा नहीं है। सब कुछ मिक्स्ड के सर फॉर्म में। जियोइड होता है ना? क्या क्या बेटा? अर्थ का शेप जियोइड। सर जियोइड होता है। ओ सॉरी सॉरी, जियोइड, जीओ है ना? ये स्पेलिंग सही है ना? स्पेलिंग सही है मेरी? अभी सही है स्पेलिंग? यस सर। हाँ। तो थिंग इज कि एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर नेचर इज इन a mixture form. Okay. Now we have to separate these entities from each other. Now to do that, we need to first of all classify them into various categories. चलिए तो अब हम बात करें कैटेगरीज की, तो 3 कैटेगरी बनती है। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, एंड लिक्विड लिक्विड मिक्सचर।
तो इन तीनों कैटेगरीज को हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम उठा लेते हैं इसको, तो सॉलिड मिक्सचर्स। इसमें दो सॉलिड होंगे आपस में मिले हुए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, सपोज आपको मैंने सैंड दे दिया और सल्फर दे दिया, क्या सेपरेट करोगे इसको? स्टूडेंट्स, कैन यू Yes, हियर sir. मी? Yes, sir. सपोज मैंने आपको सैंड भी दे दिया है और आपको मैंने क्या दिया है, शुगर दिया है। सैंड और शुगर का मिक्सचर है आपके पास, इसे सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट इट? सर फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्टर कैसे करोगे? सर पहले तो सैंड और शुगर को सर मिक्स कर लेंगे वाटर के साथ सर, फिर शुगर वेरी डिजॉल्व हो नाइस, जाएगा। वेरी नाइस। क्या फिर नाम बेटा तेरा, सैंड। क्या नाम है? सर अर्नव। गुड, गुड अर्नव। तो अर्नव ने बहुत सही सजेशन दिया कि सर हम पहले इसको वाटर में मिक्स कर लेंगे, वाटर में ये डिजॉल्व हो जाएगा, ये नहीं होगा, फिर उसको फिल्टर कर लेंगे। तो एक जस्ट मैंने आपका कॉमन सेंस चेक करना चाहा है, वैसे मैं पढ़ाऊंगा। तो हम सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट, बाय सब्लिमेशन, अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट किया जा सके, एंड बाय Yes, sir. मैग्नेटिक सेपरेशन। तो बाय मैग्नेट बोल लो, काफी है। So you can see here there are three methods I have written. So we are going to discuss these three methods. Please take a screenshot. Please take a screenshot. Done. सडन। So now we are going to study these methods and we will having a good conversation on this. Let us have a look at this now. Talking about बायसॉल्वेंट मेथड। देखो, बायसॉल्वेंट मेथड का प्रिंसिपल क्या है? देखो, ये जितने भी सेपरेशंस करने वाले ना हम, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है बेटा। प्रिंसिपल का मतलब होता है स्कूल वाला प्रिंसिपल, वो एएल होता है। ये वाला क्या है? ये सिद्धांत की बात कर रहा है, डॉगमा, सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिद्धांत हम यूज करने वाले हैं वो ये होगा, डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो जो आपका मिक्सचर है उसमें से एक कंस्टिट्यूएंट अगर सॉल्युबल हो जाए और दूसरा ना हो तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये सैंड शुगर मैंने ले लिया था, तो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, सैंड और सल्फर। Yes. अब मेरे पास सैंड और सल्फर का मिक्सचर है और मुझे इसे सेपरेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे पूरे मिक्सचर को किस में डिसॉल्व करूंगा? वाटर में करूंगा क्या? Yes, sir. एक ऐसे सॉल्वेंट में करूंगा जिसमें या तो ये या फिर ये Sulfur डिसॉल्व हो dissolve. जाए। तो मैं यूज सल्फर करूंगा कार्बन डाइसल्फाइड। तो मैंने कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, ये जो सल्फर है ना आपका, ये सल्फर डिसॉल्व हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है। अब जो आपको मिक्सचर मिला है, दैट कैन बी सेपरेटेड हाउ? Sir, By filtration. filtration. बाय फिल्ट्रेशन। वेरी नाइस। मैं आपको एक फिल्ट्रेशन टेक्निक का एग्जांपल दिखाता हूँ, ये रहा, एक सेकंड। सर। यस, सर आपने प्रिंसिपल को डोगमा लिखा, सर डोगमा क्या है इसमें? डॉगमा का मतलब भी सिद्धांती होता है, और थोड़ा सा अच्छी इंग्लिश दिखा दी मैंने आपको।
उसका मतलब ही सिद्धांती होता है बेटा। तब देख सकते हो यहाँ पे कि ये स्टैंड है आपका, ये स्टैंड है, स्टैंड से मैंने फनल कनेक्ट कर दिया है। फनल पे ये जो है ना, ये है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर एक तरह का पेपर होता है बेटा, ऐसा सर्कल वाला पेपर होता है इसे। इसको हम फोल्ड करते हैं 4 में और फिर कोन बना के इसमें हम डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कोन बना के इसमें डाला हुआ है। इसके थ्रू जो लिक्विड है वो तो पास हो जाएगा, लेकिन हाँ जो सॉलिड रेसिड्यूज हैं वो पास नहीं होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सैंड एज अ रेसिड्यू यहाँ पे रह गया। और जो सल्फर सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन था, वो यहाँ पे क्या हो गया है, एज अ फिल्ट्रेट बाहर आया है। याद यस रखिएगा, सर। जो आप बीकर में कलेक्ट करते हो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो यहाँ मिलता है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। तो आपने ऑब्जर्व किया कि सैंड को आपने किससे अलग कर दिया, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन से। अब आप चाहते हो सल्फर ऑब्टेन करना, तो इसको हीट करो। इसको हीट करोगे तो ये क्या होगा, ये वेपराइज हो जाएगा आपका, सल्फर बचेगा बच क्या, जाएगा। सल्फर बचेगा। इस तरह से आपने सेपरेट कर दिया सल्फर और सैंड को। समझ में आया? यस सर। यस देखो, सर। पर यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैंने जो यूज किया है ना, वो क्या है, प्रिंसिपल है वो ये है कि एक कम से कम कंस्टिट्यूएंट इनसॉल्युबल हो तो ही मैं इसे सेपरेट कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। राइट? चलिए, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखते हैं कौन बताता है। मेरे पास शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर है, सेपरेट कीजिए इसको। सर ये सब्लिमेशन मेथड से होगा ना? सोचो, क्या सॉल्ट आपका जो आप खाते हो कॉमन सॉल्ट, क्या वो सबलाइम हो सकता है? सर शायद हीटिंग इफेक्ट्स हो सकता है। क्या? सर हीट करने पे। देखो बेटा, मैंने साफ बोला है कि अभी हम पढ़ रहे हैं बायो सॉल्वेंट, तो आपको ऐसे सॉल्वेंट सोचना है जिसमें ये या तो ये या तो ये, इन दोनों में से एक सॉल्युबल हो जाए, दो सॉल्युबल ना हो, फिर उसे हम सेपरेट कर दें। सिंपल सी चीज है। है ना? ट्राई टू थिंक, कुछ ऐसा जो आप सोच पाओ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सोचो। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें एक सॉल्युबल हो जाए और दूसरा ना हो? सर इवेपोरेशन से। बेटा सॉल्वेंट यूज करना है, सॉल्वेंट। ब्रीना, कॉल मी आफ्टर 8। Have you ever thought of alcohol? Do you know that alcohol can dissolve sugar? Do you know this, students? यस सर, जो शुगर है हाँ वाले सर। यस सर। सेपरेट कर सकते हैं बाद में। अल्कोहल में आपका शुगर जो है वो सॉल्युबल होता है। ठीक है? तो जो आपका अल्कोहल है
उसमें आपको शुगर डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट में नहीं होगा, फिर उसको फिल्टर कर लो ऐसे ही। समझ में आ रहा है सभी को? सर यस एक सर। कहते कॉपर, सर क्या हम बेटा कॉपर क्या? सल्फेट सोल्यूशन ले सकते थे क्योंकि सॉल्ट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। बेटा NaCl की बात कर रहा है तो अच्छा एक NaCl है और तेरे पास शुगर है, ठीक है। याद रखना, अगर तू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेगा, इसका मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन लेगा, इसमें पानी सॉल्वेंट है, तो इसमें ये भी सॉल्युबल है और ये भी सॉल्युबल, दोनों सॉल्युबल है। अब सर अल्कोहल में खाली शुगर होगी है ना, सर। मेन तो वही, ये बहुत रेयर सर एग्जांपल है, आगे समझ। बहुत रेयर एग्जांपल है, जनरली बच्चों को नहीं पता होता है। और इस ये क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चा सैंड सल्फर, सॉल्ट सल्फर, सॉल्ट सैंड ये करके जाएगा बच्चा, ठीक है। लेकिन ये एग्जांपल कोई नहीं करता है, तो ये एग्जाम में आता है, इसको आप जरूर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चाहे तो आप नोट कर रहे हैं तो साथ साथ नोट कीजिए फटाफट। डन हो गया। सडन। सडन। चलिए, वेरी नाइस। अगला जो मेथड है वो है बाय सब्लिमेशन। बाय सब्लिमेशन, देखो ये कब आपको यूज करना है सब्लिमेशन मेथड, जब आपको एक कंस्टिट्यूएंट ऐसा मिल जाए जो सब्लिमेशन शो करता हो। सब्लिमेशन कौन कौन शो करते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस होता क्या है? सर कार्बन सर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है कैंपर, सर फिर अमोनियम आपका क्लोराइड। आता है नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। फिर आता है आपका अमोनियम क्लोराइड, फिर आपका आता है एंथ्रासीन। These all are standard examples of अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, बता दूं मैं, बाकी सबका फॉर्मूला मत सोचो, बहुत हार्ड है। जिसका फॉर्मूला याद कर सकते हो बता दिया मैंने आपको पहले। तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे कि ये सारे एग्जांपल्स हैं। एक कंस्टिट्यूएंट अगर आपको ये दिख जाए तो आप सेपरेट कर सकते हो। अब सपोज आपको कोई बोले कि नेप्थलीन दे दिया और NaCl दे दिया, इसे सेपरेट करो विदाउट सॉल्वेंट। या नेप्थलीन छोड़ो, NH4Cl ले लो आप। ये स्टैंडर्ड एग्जाम पे आता ही है, एग्जाम में आता भी है, तो आप वही ले लो, NH4Cl। उसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम। So how we are going to separate them? बताइए। सर सब्लिमेशन। कैसे करोगे, क्या करने वाले हो बताओ। सब सर एक चाइना डिश लेंगे और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख के ऊपर से कॉटन से कवर कर देंगे सर, और सर नीचे से हीट करेंगे तो फिर जो अमोनियम क्लोराइड होगी वो सर चाइना डिश के एजिस पर वो हो जाएगी, फिर सर सेपरेट हो जाएंगे। वेरी नाइस। चलिए समझते हैं इसको कैसे सेपरेट करना है इसको। तो अच्छा, आप लोगों को स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा ना, लिख लो फटाफट इसको, ये छोड़ो मैं इसको थोड़ा करता हूँ। सर हो गया, सर लिख लिया। डन। सडन। आप सभी यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। एक तरह का स्टैंड होता है। ये आपका बर्नर है,
ठीक है, अच्छा बता दूं, आईआईटी में सवाल आया था एक, आईआईटी में सवाल आया था कि जो बर्नर का जो फ्लेम होता है ना, ऐसा होता है फ्लेम, ऐसा मान लो, इसमें हॉटेस्ट रीजन कौन सा होता है? सर ब्लू। मुझे पता था कि ब्लू। क्वेश्चन ये था, आउटर, आउटर वाला, मिडल वाला, ये इनर जोन वाला। सर 1 आउटर। 2 इनर 3। सर इनर फर्स्ट। सर आउटर। आप सभी ने क्लास हाँ। 8 की नॉलेज यूज करी है, एम आई राइट? क्लास समझ। 8 का यूज किया है यस नॉलेज। सर बेटा वो कैंडल था, वो ये फ्लेम जो था ना पढ़ाया गया था आपको, वहां पर कैंडल की फ्लेम थी। यहाँ पे जो आपको फ्लेम है ना, ये देखो बेटा, ये बंसन बर्नर का फ्लेम है। लेट मी टेल यू, ये जो बर्नर का जो फ्लेम होता है, इसमें यहाँ पे ना, यहाँ से एयर का फ्लो होता है, ठीक है, और इस एयर के फ्लो के कारण यहाँ पे जो हॉटेस्ट रीजन होता है वो सेकंड वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली में कंबस्शन हो रहा है। दिस इज द एरिया ऑफ एक्चुअल कंबस्शन। यही तो बोला था। अरे रहने दे बेटा, तूने आउटर बोला है, मैंने टू बोला है, टू, ठीक है। so 2 is the hottest region because this is the area of actual combustion in burner, in this burner's flame, not in candle flame, in this burner's flame. So this is the area of actual combustion. And एक सेकंड बेटा, बर्नर वाला भी था सर। so you can see here very easily that this is the area of actual combustion, and that's why it is the hottest region. समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर आशा करता हूँ सभी बच्चे को समझ में आया होगा कि ये कौन सा फ्लेम सबसे हॉटेस्ट है। ये आप देख सकते हो, ये स्टैंड का ऊपर का वो है, मतलब बेटा बीच से खोखला सा होता है, ऊपर ये वायर गॉज है। वायर गॉज दरअसल एक जाली सी होती है, आपने आटे चलने वाली चलनी देखी होगी ना, तो वैसी ही होती है बेटा ये भी, बस इसमें यस सर देखिए। एक ये फ्लैट सा होता है, स्क्वायर सा, वो रखा हुआ है यहाँ पे। ये चाइना डिश है, चाइना डिश के ऊपर मैंने क्या रख दिया है, आपका फनल को इन्वर्ट करके रख दिया है, ऊपर लगा दिया है कॉटन, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा एडिशन इसमें और करना चाहूंगा, यहाँ मैंने लगा दिया एक फिल्टर पेपर, उसमें कर दिए छोटे छोटे होल। अभी समझ में आ जाएगा क्यों किया हुआ है। अब मैंने हीट करना स्टार्ट किया, जब हीट करोगे आपको पता है अमोनियम क्लोराइड क्या शो करेगा, सब्लिमेशन शो करेगा। वो तो ऐसे सब्लाइम हो सकता है, हीट करोगे तो सब्लिमेशन का रेट और बढ़ जाएगा, और ये वेपर्स बनेंगे, और ये फटाफट सारे वेपर्स इन होल्स के थ्रू बाहर निकलेंगे। जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे ना, इसके कोल्डर वॉल्स पे ये वापस से क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया है, ये सारा सारा अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। और ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पे होगा, कुछ वापस नीचे भी करेंगे, पर उसको ये फिल्टर पेपर संभाल लेगा, और वापस से NaCl के साथ, कॉमन सॉल्ट के साथ मिक्स नहीं होने देगा। इस तरह से आपने कॉमन सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लिया। ये जो कॉटन का जो प्लग है, कॉटन का टुकड़ा है, कॉटन प्लग बोल दिया इसको, कॉटन का टुकड़ा है, ये दरअसल इन वेपर्स को बाहर निकलने नहीं देगा। तो क्या लगा, ये ब्लॉकेज का काम कर रहा है ये। समझ में आया सब्लिमेशन कैसे हो रही है? यस सर यस सर। जैसा आपने पहले भी Yes, sir. करवाया है। Still, that's my duty to explain things whenever it comes again. स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। सर टेकन सर चलिए टेकन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, ओके, नाउ
next separation is by magnet. देखो लास्ट जो हमें डिस्कस किया है बाय सब्लिमेशन, वहां में बस इतना याद रखना, अगर एक भी एग्जांपल आपको सब्लिमेशन का दे दे वो, तो आपको सब्लिमेशन करना है। अब बाय मैग्नेट की अगर बात करूं तो आप किसको सेपरेट कर सकते हैं? जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, है ना? Am I right? यस सर। यस सर। अब सपोज करें बेटा कि आपको मैंने एक मिक्सचर दिया है, आप देख सकते हैं इस मिक्सचर को। यहाँ पे इस मिक्सचर में क्या क्या है? आयरन फिलिंग्स हैं और सल्फर पाउडर दोनों है, मिक्स है इसमें, ठीक है यहाँ तक। अब इनको का सेपरेट करना है विदाउट सॉल्वेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन के छोटे टुकड़े हैं, प्लस सल्फर है। सल्फर देखते ही आपके दिमाग में आया होगा सर CS2 यूज कर लो, जिसमें डिजोल्व होगा फिल्टर कर लो। और मैं कह दूं ये यूज नहीं करना है, सॉल्वेंट यूज नहीं करना है, तब क्या करोगे? तब यूज करोगे मैग्नेटिक मेथड। आप क्या करोगे सर आयरन फिलिंग अलग हो जाएगी। या आप मैग्नेट लेकर के आओगे, इसके ऊपर रन कराओगे, मैग्नेट सारा का सारा आयरन से चिपक जाएगा, ठीक है? एंड दिस इज हाउ यू सेपरेट यस सर। पार्टिकल्स। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो आपने देखा होगा जो जंक यार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सारा सारा वहाँ पे फैक्ट्री का स्क्रैप आता है, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट का बिहेव करता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो बिहेव करता है। तो वो सारा का सारा जो मेटल प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंसेस हैं, उसे वो अट्रैक्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ने सारा सारा मेटल अट्रैक्ट कर लिया है, और इस मेटल को वापस से फिर मेल्ट करा के, रिसाइकल करा करके डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने की कोशिश की जाएगी। यही नहीं बेटा, आपका जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसको हम मेडिकल लाइन में भी यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, उन मासूम लोगों की आंखों में कई बार जो स्टील का टुकड़ा हो गया, आयरन का टुकड़ा हो गया, चला जाता है। तो उसको भी सेपरेट कैसे किया जाता है? इन पर्टिकुलरली मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है? एक तरह का ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कर क्या रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी आंखों के पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को लाया गया है, जिससे कि बिना उसके आंखों को टच किए वो पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाए इससे, और वो आंखों को छोड़ दे। एम आई राइट? यस सर। यस सर। देखो आंख जो है मेरे हिसाब से बहुत डेलिकेट हिस्सा होता है बॉडी का, तो आंखों के साथ बहुत केयर हमें करनी चाहिए। मॉर्निंग में जब आप उठते हो सबसे पहले आंखों को अच्छे से धोना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो कल से ये हैबिट बनाएं कि मॉर्निंग में जब आप उठें तो सबसे पहले तो आप एक लीटर एटलीस्ट पानी पिए, ठीक है? कॉपर बॉटल में पिए तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज फिर भी आप 1 लीटर पानी पिए कम से कम मॉर्निंग में, फर्स्ट स्टेप। देन you should wash your eyes thoroughly because eyes are very delicate and it need proper hygienic environment to work in a proper condition, and to have a good life of your eyes you can do all these practices. I hope आप लोग करते भी होंगे, जो नहीं करता है वो करना स्टार्ट करें। तो आई होप आपको सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर का सेपरेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप ले सकते हैं। सर डन। सर डन। निधि कुमारी कैमरा ऑफ है आपका, कृष वर्मा कैमरा क्यों ऑफ है, मुस्तफा चौधरी कैमरा क्यों ऑफ है?
आप लोगों के कैमरास क्यों ऑफ हो रहे हैं? निधि, निधि स्विच ऑन योर कैमरा, वेयर आर यू? निधि बेटा, कैमरा ऑफ नहीं करना, कॉपी दिखाओ अपनी। निधि, निधि शो मी योर कॉपी, आई कैन नॉट सी योर कॉपी। कैमरा पे लेके जाओ कॉपी। हाँ कृष वर्मा, क्या बैठा बेटा, कैमरा क्यों ऑफ हुआ था? Okay, so this is solid and solid separation. Now we are going to focus on solid and liquid separation. जोशना बेटा, नेक्स्ट क्लास में ये एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं कि आपका कैमरा काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। आप प्रॉपर अपने कैमरे को चेक करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। So now we need to understand how separation occur in solid liquid mixture. Once again, we have to focus on certain principles. We need to have certain general idea about principles, which principles are involved in separating solid and liquid mixture. Obviously बात है कि हम solubility, boiling point difference, इस तरह के पैरामीटर्स को जज करते हुए सेपरेशन करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट तरीके से ही सेपरेशन होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन क्या होता है? एनीवन? फिल्ट्रेशन देखिए, फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है जहां पे आप एक इनसॉल्युबल सॉलिड को उस लिक्विड से सेपरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर होगी, फिल्ट्रेशन में दरअसल हम क्या यूज करने वाले हैं? डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, एम आई राइट? देखो Yes, अभी मैंने sir. बताया कि फिल्ट्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ separating insoluble solid present in liquid. अब इसमें प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या मतलब सर आपका? सपोज मिक्सचर में ए और बी है, ए आपका सॉल्युबल है, बी इनसॉल्युबल है, तो आप फिल्ट्रेशन की मदद से आप इसे सेपरेट कर सकते हो ना? Yes, sir. So this is a method to separate your constituent. Let us take an example. Wait a minute, मैं आपको एक डायग्राम दे देता हूँ। Have a look. If you can see, this is the diagrammatic portion and this is the real life image of a girl doing the filtration method. Basically इस एग्जांपल को समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए मैंने क्या किया, चॉक पाउडर लिया, और इसे मिक्स किया किसमें? वाटर में, ठीक है। प्लस सॉल्ट ले लिया। अब आपको तो पता है, क्या पता है, ये डिजॉल्व होगा इसमें और ये डिजॉल्व नहीं होगा। एक डिजॉल्व होगा, दूसरा डिजॉल्व नहीं होने वाला। तो आपने क्या किया, इन तीनों का मिक्सचर तैयार किया और ये आपका फनल है, ये अंदर फिल्टर पेपर है, आप देख सकते हैं
और आपने ग्लास रॉड पे हल्का हल्का डालना स्टार्ट किया। ये आप ग्लास रॉड पे इसलिए डाल रहे हैं ताकि यूनिफॉर्मली गिरे और आपका फिल्टर पेपर डैमेज ना हो। अब हुआ क्या, इनसॉल्युबल जो था रेसिड्यू आपका वो यहीं रह जाएगा और क्लियर लिक्विड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो आपका जो फिल्टर पेपर होता है ना, इसमें होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स जिसके थ्रू लिक्विड तो पास हो सकता है लेकिन सॉलिड पास नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे चॉक पाउडर जो है इस बच्चे के उसमें एक्सपेरिमेंट में चॉक पाउडर जो है वो देखो ऊपर ही आ गया, देख सकते हैं सभी। यस सर। और यस सर। नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है क्लियर लिक्विड। वाटर प्लस सॉल्ट। कैन यू सी दिस? आप देख सकते हैं यहाँ यस पे सर। इस तरह से यस सर। सेपरेशन इस बच्चे ने करके दिखाया है आपको। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड हियर। इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ऑप्शन ए होमोजेनियस मिक्सचर, ऑप्शन बी हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या सही है? हेट्रोजीनियस। वेरी गुड। हेटेरोजेनियस सर में हेट्रोजीनियस। particles remain separate in the forms of bubbles particles. So you know that in heterogeneous majority of particles are insoluble, so we can easily separate it out. But in homogeneous, we know that it forms uniform mixture, and just because of that, we cannot separate it out. Now, if I talk about if we go to our kitchen, अगर आपने किचन में जाओगे तो आप सभी ने कभी ना कभी चाय बनाया होगा या बनते हुए देखा होगा। तो जब चाय यस बनाते हो सर यस। तो टी स्टेनर लेते हो, टी स्टेनर में चाय की पत्ती रह जाती है और चाय छन के कप में आता है। तो चाय के साथ आप अपने गेस्ट को स्नैक्स सर्व करते हो, है ना? करते हो ना? किस किसने यस किया सर। है? सर मैंने किया है। वेरी गुड। सर मैंने। और किस किसने गैस जाने के बाद उसी प्लेट पर टैग भी किया है? सर मैंने किया है। वेरी गुड। इन चाइल्डहुड वी ऑल डू सच थिंग्स, नॉट अ बिग डील। ऐसा होता है, कई बार हम कर जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी हैव अरेंज फॉर आवर गेस्ट, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई कैसे। एक सोल्यूबल था, एक इनसोल्यूबल था। इनसोल्यूबल क्या था? चाय की पत्ती इनसोल्यूबल थी, वो फिल्टर हो गई। क्यों फिल्टर हुई? क्योंकि जिस पोर्स के थ्रू से पार कराया जा रहा था, जिस चाय के मिक्सचर को आपने उसके थ्रू पार कराया, वो चाय का सॉल्यूशन तो पार हो गया उस चाय की छन्नी से, लेकिन चाय की पत्ती पार नहीं हो पाई क्योंकि चाय की पत्ती का जो शेप है वो काफी बड़ा होता है। यस सर। तो वो स्पोर पे अटक के रह गया और आपको मिली एक साफ चाय पीने के लिए। तो देख सकते हैं आप अपने डेली लाइफ में फिल्ट्रेशन कैसे यूज कर रहे हैं। यस सर। मुस्तफा बेटा, आपका कैमरा फिर ऑफ है। आज बच्चे कम है, वाई? जोशना कुमारी, यस कैमरा सर। कैमरा ऑन हो गया आपका? यस सर, वो भाई से सर करवा लिया मैंने, सब ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी एग्जांपल को हम ढंग से और समझेंगे। तो एग्जांपल कर रहा हूँ, इसी मेथड को हम, क्योंकि हम अभी हमें और काम करना है। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम फिल्ट्रेशन को सॉल्युबल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं? नो सर। नो सर। वेरी गुड। नो सर। क्या आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। चलिए अब हम समझने वाले हैं कि वाटर वर्क्स पे फिल्ट्रेशन कैसे होती है।
हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन एट वाटर वर्क। देखो, जो आपका आपके घरों में पानी कैसे पहुंचता है, इसमें हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो रिवर होता है, लेक होता है, तो जो भी वाटर का सोर्स है शहर के लिए, वहां से पाइपलाइन कहाँ जाती है? पंपिंग स्टेशन पे जाती है। पंपिंग स्टेशन से वो पानी कहाँ डाल जाता है? सेडिमेंटेशन टैंक में डाल जाता है। अब सेडिमेंटेशन टैंक में इस पानी को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है, जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। कैन यू सी दिस? सर वो सारे नीचे बैठ Yes, sir. यस सर। यस सर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि और अच्छा क्लियर हो। अब फिर इस पानी को कहाँ भेजते हैं हम? लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में हम ऊपर से डालते हैं एलम। अब एलम क्यों डाल रहे हैं? एलम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड क्लेई पार्टिकल्स हैं, आपको पता है कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं पानी में, वो भी सेटल डाउन हो सके। एलम क्या करता है, उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा, और ये सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। नाउ दिस वाटर गोज टू दिस चैम्बर। इस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन टैंक। यहाँ पे 3 तरह की सैंड होती है। सबसे ऊपर होता है आपका फाइन सैंड, फिर आता है कोर्स सैंड, फिर आता है ग्रेवल। इसके थ्रू जब वाटर पार होता है ना, तो इवन माइन्यूट इम्प्योरिटीज भी फिल्टर हो जाती हैं। माइन्यूट इम्प्योरिटीज आर आल्सो फिल्टर्ड। नाउ दिस वाटर कम्स टू क्लोरीनेशन टैंक। अब क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं ऊपर से। ठीक है, जिसके कारण यहाँ प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया आर किल्ड। नाउ दिस वाटर इज सेंट टू पंपिंग स्टेशन। पंपिंग सर स्टेशन के, हाँ जी बोलो। सर एनसीईआरटी की बुक में तो सर कोर्स सैंड की सर जगह सर ग्रेवल है। नहीं बेटा, ये डायग्राम बिल्कुल सही है। आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे ये भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम भी अप्रूव्ड है बेटा, कोई दिक्कत नहीं डायग्राम में। नाउ दिस वाटर इज अगेन सेंट टू पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन से चढ़ता है ये बड़े बड़े टैंक स्टोरेज में, वहां से आपके घरों में आता है पानी। Am I right? यस सर। यस सर। Yes, sir. बहुत से बच्चे ने मुझे लास्ट दूसरे बैच के बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर ये तरीका है पानी का, तो पानी तो साफ आना चाहिए, बट हमें जो पानी मिलता है दैट इज नॉट क्लीन, दैट वाटर इज नॉट क्लीन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखो, सबसे पहली बात तो इंडिया में आजादी से लेकर आज तक, ठीक है, हेल्थ, सैनिटेशन और ये क्या बोलते हैं, अच्छा साफ पानी और सीवेज ट्रीटमेंट, ये प्रायोरिटी कभी रहा ही नहीं हमारे देश में। ठीक है, तो जिस दिन द मोमेंट आवर कंट्री स्टार्ट फोकसिंग ऑन this health, sanitation and good quality water and proper sewage treatment, our country will move toward being a developed country, because these are the basic actual necessity we need. अगर मैं बात करूं पानी की, तो जो पानी दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई करता है या कोई भी जल बोर्ड सप्लाई करता है, दैट वाटर इज कंटामिनेटेड। 50 to 70% इट इज कंटामिनेटेड इन सम एरियाज। जैसे अगर मैं यमुना विहार साइड की बात करूं, ये यमुना नदी जो है वहां की बात करूं मैं, तो वहां का पानी और ज्यादा कंटामिनेटेड होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ दिल्ली एरिया जहां मैं रहता हूँ। ठीक है, रीजन आपको पता ही है, बगल में यमुना नदी है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, पाइपलाइंस कहीं से टूट जाती हैं, गवर्नमेंट इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग दैट, एंड उस पाइपलाइन के थ्रू कंटामिनेशन आता है। कई बार जो सीवर लाइंस हैं उसमें पानी के लाइंस इंटरमिक्स हो जाती हैं, तो वो भी कंटामिनेशन का एक कारण हो सकता है। ठीक है, सो आई रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स टू हैव एटलीस्ट UV plus UF water treatment system at their home. If you don't have water filter at your home,
you will definitely suffer from various illness. That's for sure. So if you don't have water system, go for it as soon as possible, because we cannot drink today's water without treating it. We cannot rely on the government method of treatment. This is not a better way. You all know this because lots of impurities are still there. Many people think RO is the best. RO बेस्ट नहीं होता बेटा. RO दरअसल शिप टेक्नोलॉजी है. जो जहाज वगैरह होते थे वहां पे जो शिप जो मर्चेंट नेवी है, जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो उनको पानी चाहिए. तो वो क्या करते हैं, समुद्र के पानी को फिल्टर करते हैं. तो वो खारे पानी को मीठा बना के पीते थे. उस आरओ के अंदर मिनरल्स नहीं होते, और अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो जो एज वी मूव टुवर्ड ओल्ड एज, हमारे जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगे. आपको तो पता ही होगा कि विटामिन डी और कैल्शियम, दीज आर द इम्पोर्टेंट सब्सटेंस व्हिच वी नीड फॉर बिल्डिंग अ बोन्स व्हेन वी आर किड. आपके एज में विटामिन डी और कैल्शियम ये एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो आपके बोन्स को डेवलप कर रहा है इस वक्त. ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप कैल्शियम रिच फूड लें. बहुत जरूरी है कि आप सनशाइन को फेस करें. ये मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करता है बॉडी के, और आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाता है. नाउ जो आरओ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर मिनरल्स ही नहीं है बेटा. आरओ वाले पानी के अंदर मिनरल्स ही नहीं होते. तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ H2O ही दे रहा है. लेकिन जो पानी हमें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ H2O का खेल नहीं है. बात करूं हमारे दांतों की, तो दांतों को भी फ्लोराइड चाहिए होता है. तो फ्लोराइड कई बार पानी से मिलता है हमें, एंड दैट वाटर इज हेल्पिंग अस टू कन्वर्ट आवर फ्लोराइड. Sorry, that water is helping us to convert our teeth, which is hydroxyapatite, into fluoroapatite. आपने देखा भी होगा कुछ बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, वो बेसिकली करोड़ होता है, और कुछ के क्या होते हैं, करोड़ नहीं होते हैं. बेसिकली इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लोराइड. तो फ्लोराइड क्रिएट्स फ्लोरोएपेटाइट दैट इज मोर रेजिस्टेंट टू कैरियोजेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये सारी चीजें आप याद रखना, आपकी डेली लाइफ में सारी चीजें काम आएंगी. तो इफ यू डोंट हैव वाटर फिल्टर, गो फॉर इट. इफ यू हैव आरओ, अगर आपके यहाँ पे खारा पानी है, यू कैन कंटिन्यू यूज इट, बट यू शुड एटलीस्ट नीड 200 TDS वाटर. वाटर TDS एट योर वाटर आउटपुट TDS, जो भी आप पानी पी रहे हो उसका आउटपुट कम से कम 200 TDS होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये नहीं है तो ये आपके हेल्थ को इम्पैक्ट डालने वाला है. तो आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स ताकि आपको अच्छी लाइफ जीने में आपको मदद मिले. Am I right? Yes, sir. तो आपको लगता है कि Yes, sir. मैंने आपको दी है ये काम की है? Yes, sir. अगर आप हमारे देश का सीवरेज सिस्टम देखोगे तो हमारे देश में सीवरेज सिस्टम का मतलब होता है सारा पानी नदी में डाल दो सीवेज का, हो गया सीवेज ट्रीटमेंट, और फिर वही पानी घुमा फिरा के लोगों को मिलता है पीने के लिए. तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज देखते हो वहां की नदियां बड़ी साफ होती हैं. वी शुड लर्न दिस फ्रॉम देम कि ऐसा नहीं है वहां पॉपुलेशन नहीं है, वहां भी पॉपुलेशन है, बट दे नो द बेसिक सीवेज ट्रीटमेंट. आप सभी ने 7th क्लास में पढ़ा भी होगा द सीवरेज सिस्टम. तो मैं चाहूंगा कि अब YouTube पे आप देखें कि डिफरेंट कंट्रीज किस तरह से सीवरेज सिस्टम फॉलो कर रही है. जिस दिन हमारे देश के यंग जनरेशन सीवरेज सिस्टम और सैनिटेशन और हेल्थ पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, डेफिनेटली वी विल मूव टुवर्ड अ डेवलप्ड कंट्री. आगे बढ़ते हैं, चलिए. तो दिस इज हाउ वाटर फिल्ट्रेशन अकर एट आवर वाटर वर्क्स. This is done by the Jal board we have, or any municipal corporation water I'm talking about. You can take a screenshot of this. Please take a screenshot. Sir, taken. चलिए, तो ले लिया. आप सभी बच्चे कभी ना कभी तो दूध खरीदने गए ही होंगे. आजकल तो पैकेट वाला दूध आता Yes, sir. है ना. तो Yes, sir. वैरायटी ऑफ मिल्क Yes, मिलता है. एक होता है फुल क्रीम, एक होता है टोन्ड, एक होता है डबल टोन्ड. ठीक है, तो ये
टोन, डबल टोन, ये सब चीजें क्या हैं? बेसिकली होता क्या है कि उससे ना क्रीम निकाल दिया जाता है। ये जो दूध होता है, मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, मिल्क माइनस क्रीम इक्वल्स टू टोन्ड मिल्क। एम आई राइट? यही होता है ना? यस सर। आपने देखा भी होगा कि यस टोन्ड सर। मिल्क होता है, उसके अंदर क्रीम नहीं होता है, तो क्रीम सेपरेट कैसे करते हैं और फिर इसी क्रीम को पैकेट में भर के बेच दिया जाता है। ठीक है, तो नाउ वी विल हैव अ बेटर आइडिया कि ये होता कैसे है। तो इस प्रोसेस का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है? सर आपने पढ़ाया है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या क्या होता है? सर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाया है। ऐसे कैसे पढ़ा दिया? तो टॉपिक हमने स्टार्ट ही किया फर्स्ट टाइम। नो सर, सर नहीं करा। वही मैं कह रहा हूँ। देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के लिए हम ये मशीन यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब रखने की जगह है ना? और ये जो ट्यूब होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। इसके अंदर हम सैंपल को डालते हैं और इसमें डाल देते हैं। ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ भी डालोगे, अगर आप यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ भी डालोगे, बैलेंस करने के लिए। होता क्या है? सर ये चीज आपने बताई है शायद। सर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन एक बार बताया था। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ ले बेटा, क्या हो जाएगा, है ना? अब सपोज ये आपका ये सैंपल है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सेपरेशन करनी है। यहाँ जो सेपरेशन है वो क्या होगा, किस बेस पे होगा? डिफरेंस ऑफ डेंसिटी के आधार पे होगा। यस सर। सर जो डेंसर पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। तो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी की अगर बात करूं तो होता क्या है कि हम इसको इसमें डालते हैं और जैसे हम बटन घुमाते हैं ना, ये रैपिडली रोटेट करना स्टार्ट करता है। जब ये घूमता है ना तो एक फोर्स होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो डेंसर पार्टिकल को नीचे की ओर खींचती है। आप देखोगे 5 मिनट घुमाने के बाद जितने डेंसर पार्टिकल वो नीचे बढ़ जाएंगे और लाइटर पार्टिकल विल फ्लोट ऑन द टॉप। ठीक है, फिर आप डिकांटेशन की मदद से इसको सेपरेट कर सकते हो और फिर आप इसको सेपरेट कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। So centrifugation is a method for separating the suspended particles of a suspend from a liquid in which mixture is rotated at a high speed in a centrifuge. तो सेंट्रीफ्यूज मशीन को हम सेंट्रीफ्यूज बोल देते हैं कई बार। आया समझ में? यस सर। तो मैं इसका एक रिप्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ, काफी अच्छा ये बुक में है। You can have a look here that initially the particles are completely mixed. Solid suspended particles were there, but after centrifugation, the denser particles settle down at the bottom and the clear liquid is at the top. फिर डिकांटेशन, यानी कि डिकांटेशन समझते हो? जैसे डिकांटेशन को देसी भाषा में समझाता हूँ। आपके गिलास में Yes, चाय है, फिर आपकी बहन आ गई, उसने बोला मुझे भी चाय दे दे, तो आपने अपने गिलास से थोड़ी चाय उसको उसमें डाल दी। तो आपने क्या किया, जो चाय डाली है ना, इसी को बोलते हैं डिकांटेशन। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इस अब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लूंगा। क्या, यहाँ तक का लिक्विड, लिक्विड इसमें आ जाएगा, बचेगा भाई ये, फिर सेपरेट हो गया। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी टेक्निक को यूज किया जाता है बड़े बड़े प्लांट्स में, जहाँ पे दूध को रैपिडली रोटेट किया कराया जाता है। उससे क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल है जो कि आपका मिल्क है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और लाइटर क्रीम पार्टिकल विल बी सेटल एट विल फ्लोट ऑन द टॉप। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, इसने यहाँ भी डाला है और यहाँ भी डाला है, तो एक बार में 2 जगह डालोगे, और यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ भी डालोगे, ताकि बैलेंस बना रहे, क्योंकि घूमना है ना इसको। और जब ये घूमना स्टार्ट करेगा तो होगा क्या, लाइटर पार्टिकल विल फ्लोट एट द टॉप, डेंसर पार्टिकल विल सेटल डाउन एट बॉटम। इसलिए हम बोलते हैं हम मिल्क से क्रीम सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करते हैं। समझ में आया? सेंट्रीफ्यूगेशन yes समझ में sir. आया सभी को?
यस सर। अच्छा, आप लोग जानते हैं मिल्क के भी टाइप्स होते हैं? मिल्क सस्पेंशन है या कोलॉइड है, ये बताओ। सर कोलॉइड। कोलॉइड। सर कॉलॉइड। लक्षण यादव, कैमरा ऑन करो। सो मिल्क इज अ कोलॉइड। कुछ बुक्स में सस्पेंशन लिखा हुआ है, बट दिस इट इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन इज कि मिल्क कितने प्रकार के होते हैं, पता है किसी को? जो आप मिल्क पी रहे हो, क्या वो सही है? सर एक प्योर होता है और एक इम्प्योर। नो, मिल्क इज ऑलरेडी इम्प्योर. It is a mixture, already mixture. But nobody know that milk is of two types, A1 milk and A2 milk. Do you know which one is the best, A1 or A2? सर 8 नाम से लगता है कि A1 मिल्क काफी अच्छा होता है, बट नहीं है ऐसा. A2 मिल्क इज द बेस्ट मिल्क. A2 मिल्क इज इक्विवेलेंट टू अमृत. सो बेसिकली है क्या बेटा, ये जो फॉरेन की गाय होती है, जो फॉरेन में जो गाय है, भैंस है, जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, ये A2 मिल्क देते हैं. और A2 मिल्क बॉडी के लिए हार्मफुल होता है लॉन्ग टर्म में. A2 मिल्क आपको लैक्टोजन इंटॉलरेंट बना देता है. आई एम वन ऑफ देम. ठीक है, मैं भी लैक्टोजन इंटॉलरेंट हूँ. और मुझे इसकी इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि मैंने इसको, इस प्रॉब्लम के बाद मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि प्रॉब्लम है क्या ये. देन आई गॉट टू नो द एक्चुअल इशू. So the A1 milk is harmful for our body. Over time, we will become lactogen intolerant. But the desi cows, desi buffaloes, these animals gives us A2 milk, which is beneficial for our body. But A1 milk producing animals give bulk quantity of milk, and that milk is in large in quantity. That's why it is more in culture in India. तो जब आप A1 मिल्क प्रोड्यूस करोगे, अभी कोई एनिमल है A2 मिल्क दे रहा है, वो 5 लीटर, और A1 मिल्क वाला वो 15 लीटर दूध दे रहा है, तो कोई भी बिजनेसमैन प्रेफर करेगा A1 मिल्क लेना, क्योंकि उसको बिजनेस करना है. Am I right? So this is how business is being done in India. Moreover, there is a lot of adulteration in milk. Even if you are using well brand milk, good brand milk, it is again adulterated. Nobody know in detail about all these things, but it is adulterated. So this is my recommendation, that you should drink A2 milk, which is good for your health, and you should buy from a local dairy in front of you. You should ask them to give him in front of you. Otherwise, they may also do adulteration in that. So milk can be your biggest health booster, but it may also harm you if you use it carelessly. I hope this knowledge is going to help you. Yes. चलिए, तो this is how we carry out separation of milk from cream. Now, if I ask you, अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप सभी से. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जवाब देता है इसका. अरे ये क्या हो रहा है, ये कौन है? अर्नब रोहिल, ये क्या हो रहा था, चला गया. ये अर्नब कौन है? अर्नब अभी भी आया शायद. नो सर, ये बहुत देर से क्लास में, सर ने जवाब भी दिए. अच्छा, कहाँ गया? ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, आप सभी ने कभी एक केस देता हूं, मेरे पास एक सॉलिड है, उसको हीट करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में. ओके, नाउ लिक्विड में. आर यू श्योर कि किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा? नो सर, गैस में भी हो सकता है. नो सर। सब्लिमेशन हटा दो, क्या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? सर फ्रीजिंग से. सर फ्रीजिंग से. हीट करके लिक्विड को सॉलिड में क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट करके? नो सर. नो सर. थिंक अबाउट इट. सीधा नो बोलना गलत है बेटा. मैं अगर बैठा हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे रहा हूँ,
तो पूरा उसके ऊपर काम करने के बाद मैं कभी भी हवा में बात नहीं करूंगा आपसे, मैं कभी भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा जिसमें मैं खुद इनकम्प्लीट हूँ या मुझे ही उसका आइडिया नहीं है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जिसमें कोई ऑल्टरनेटिव ना हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, इसका मतलब हो सकता है। थोड़ा सोचो, कभी आपने डेली लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व किया है सॉलिड को लिक्विड को हीट किया वो सॉलिड में कन्वर्ट हो? ये सर जैसे हम जब जैसे अभी कोई दूध गर्म करते हैं तो वो मलाई जम जाती है ऐसे। यस सर। और बताओ, म्यूट है बेटा, लक्षण में माइक म्यूट है, पहले माइक अनम्यूट कर। सर लिक्विड नाइट्रोजन हो सकता है। नहीं बेटा, अपने किचन में जाओ, किचन में जाना बेटा, मेंटली जाना है किचन में, आंख बंद करके सोचना है, थिंक अबाउट इट दैट क्या ऐसा कुछ है जो उसको हीट करने के सर बाद फ्रीजिंग से, ओह नो सॉरी सर, हीट करके एग्जाम्पल दूं मैं एक? यस सर। बॉइलिंग ऑफ एग, जब एग को बॉईल करते हो तो क्या उसके अंदर का लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता? सर होता है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था, सर होता है। सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे गैस में जाएगा, पर अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लिक्विड को हीट किया सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सर यस कुछ सर मावा बेटा, उसमें तो बेसिकली जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है जब हीट करते हो, बचता क्या है, वो फैट बच जाता है बस आपका इनसॉल्युबल। मैं कह रहा हूँ पूरा पूरा लिक्विड ही सॉलिडिफाई हो जाए, एग में होता है ना ऐसा? यस सर, एग होता है। यस सर। So why this is happening? Why solidification of egg is occurring while heating it? Why do you think it is happening? चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं आप सभी को मौका दूंगा एक दिन का, इसके ऊपर काम करके लाना है आप सभी को, ठीक है? Is it a good question? How many of you think that it is a good question? How many of you think कि अच्छा सवाल है, इसके ऊपर काम करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। तो आप सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको हीट करने के बाद वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाता है। वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो क्या है, एग। अब आपको बताना है कि वो क्यों होता है। आसान क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन मैंने क्लास 12th में पूछा था अपनी मैम से और मैम भी कंफ्यूज हो गई थी इसमें, ठीक है? तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं आपसे आंसर, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिस एक्ट्स एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आपको थोड़ा सा फील कराए कि यस, आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना है, सिर्फ ट्रेडिशनली नहीं सोचना है हमें। यस सर। है ना? यस सर। नेक्स्ट क्लास में पता करेंगे आप सभी इसको। यस सर। यस सर, श्योर। आज की क्लास में डाउट है, चलिए प्लीज आस्क योर यस डाउट। सर। यस सर, अर्णव कैमरा ऑन करो। सर ऑन है। बेटा ऑरेंज स्क्रीन आ रही है, और जोशना कहाँ है? अच्छा है ये भी। खुश बेटा कॉपी दिखा अपनी। सर अभी तो स्क्रीनशॉट लिया है सर, अभी कॉपी में नहीं करा। अच्छा क्यों, कुछ भी नहीं लिखा कॉपी में? सर सुबह लिखा। कोई बात नहीं, बट कॉपी पेन लेकर बैठेंगे हमेशा, भले आप नोट नहीं कर रहे हो,
और कॉपी पेन होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कुछ किसी पॉइंट पे आकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े या कुछ नोट अर्जेंटली करना ही पड़े, तो देयर शुड बी नो एक्सक्यूज ऑफ नॉट कीपिंग कॉपी और पेन विद यू इन क्लास। कोई डाउट है बेटा? डाउट पूछिए अपना। रक्षेंद्र को डाउट है? सौरन, जोशना, मुस्तफा, अनु, निधि, कोश, नो सर। अर्णव? नो सर। नो सर। चलिए आज की क्लास हम एंड करते हैं आज यहीं पे, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कल रात को 8 गुड बजे नाइट सर। सारे नोट मुझे मेल करेंगे पीडीएफ बना करके, ठीक है। गुड नाइट सर। यस सर। सर एक और बार अपनी यस email ID सर। बता दीजिए। आप इस बगल में देखिए चैट ऑप्शन मैंने ईमेल आईडी डाली हुई है अपनी। हाँ सर सर मैं ऐसे लीव करके से दोबारा ज्वाइन होती हूँ तो आप सब एक चैट काम पे कीजिए, जिस बच्चे को ईमेल आईडी नहीं मिली है और कोई डाउट हो, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। अपना नाम, क्लास, सेंटर और डाउट, ठीक है। आप अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। यस सर। और ये ईमेल आईडी है बेटा, इस पे आपको मुझे मैं आपको ईमेल आईडी दे रहा हूँ। अपना हर क्लास के बाद मुझे आप अपना नोट्स बना के दिखाएंगे। तो दोनों चीजें आप लोगों के पास हैं। मेरा फोन नंबर दो है चैप्टर के और तो मेरा 2 चैप्टर के बना लिए। आईडी है। बेटा आज से पुराने नोट्स बना लिए, ठीक है। आज से जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पुराने नोट्स भेज देना सर नोट्स आपको। भेज दें, रोज के नोट्स भेज दें। आज की क्लास के नोट्स देखने मेरे को, मैं आप पे वर्कलोड नहीं डालना है। ओके सर। मैं आप बस चाहता हूँ कि अब आज से आप सारे एक्टिव हो जाएं। तो आप इस ईमेल आईडी पे अपना होमवर्क, रोज का होमवर्क क्या है, नोट्स तैयार करना है, मुझे सेंड करना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी योर डाउट एनी टाइम 24/7। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट विद इन टाइम। ओके यस ओके निधि? सर। निधि बेटा, कैन यू हियर मी? यस सर। आप कोशिश किया करो बेटा कि एक स्टेबल जगह पे आप फोन कर रखो, ताकि आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे हो, ठीक है। ओके सर। यस, चलिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।